तो हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं MA1 का ये कोर्स। और हम फॉलो करेंगे कैपलन की स्टडी टेक्स्ट और साथ प्रैक्टिस के लिए हम रखेंगे BPP की जो एग्ज़ाम किट है, कैपलन की एग्ज़ाम किट को, और स्टडी हब के जो प्रैक्टिस वाला एरिया है उसको। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर 1 है हमारा कैपलन में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे स्टार्ट करते हैं बात। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। अब एक ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोग मिल के जब एक कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं ना, तो हम क्या कहते हैं कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। और जब वो जो लोग काम कर रहे हैं उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव अगर प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव अगर पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, तो हम क्या कहते हैं? ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट कमाने के लिए एग्जिस्ट कर रही है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाने के लिए एग्जिस्ट करती है तो हम कहते हैं उसे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। अब उसके बाद हमारे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस की अगर हम बात करें, जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, तो ये कुछ कॉमन फंक्शंस हैं जो कि नॉर्मली हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास परचेजिंग। तो परचेजिंग वालों का क्या काम होता है? परचेजिंग वालों का काम जो है नॉर्मली वो यही है कि वो मेक श्योर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन को वो चीज़ परचेज करके देते हैं, ख़रीद कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जिस जिस भी चीज़ की ज़रूरत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो कि शर्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है। तो शर्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए उसको कपड़े की ज़रूरत होगी, उसको थ्रेड की ज़रूरत होगी, उसको और जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो सब चीज़ें उसको प्रोवाइड करना, उसको ख़रीद के देना किसका काम है? परचेजिंग डिपार्टमेंट वालों का काम है। अब परचेजिंग डिपार्टमेंट में हमारे पास स्पेशलिस्ट लोग बैठे होते हैं। वो ये मेक श्योर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को जो रिक्वायर्ड क्वालिटी है ना, वो बेस्ट प्राइजेस पे मिले। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन को जो रिक्वायर्ड क्वालिटी है उसी क्वालिटी की चीज़ और बेस्ट प्राइजेस पे अच्छी कीमतों पर परचेज करके देते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा कम से कम हो। उसके बाद है हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों का काम है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोडक्ट बनाना होता है ना, जो भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट बना रही है उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना, उसको बनाना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों का काम है। अब जैसे हम उसी एग्जांपल में देखें शर्ट्स वाली, तो शर्ट्स जब हमें परचेजिंग डिपार्टमेंट शर्ट खरीद के देगा तो वो शर्ट आएगी, फैब्रिक सॉरी खरीद कर देगा तो वो फैब्रिक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आएगा। और उस फैब्रिक से फिर शर्ट बनाना किसका काम है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द गुड्स। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द गुड्स और प्रोवाइडिंग द सर्विस दैट द बिजनेस सेल्स। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेल्स एंड मार्केटिंग। अब सेल्स और मार्केटिंग वालों का काम है, सेल्स वालों का काम है कि वो ऑर्गेनाइजेशन ने जो प्रोडक्ट बनाया है उसको बेचने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेल्स डिपार्टमेंट की है। ठीक है। अब सेल्स डिपार्टमेंट में हमारे पास सेल्समैन होते हैं जो कि जाते हैं कस्टमर से ऑर्डर्स लेते हैं। ठीक है। वो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेचने की। और मार्केटिंग वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं, प्रोडक्ट को थ्रू एडवर्टाइजमेंट और डिफरेंट तरीकों से ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्ट है उसको अवेयर करते हैं बेसिकली। जो कि कस्टमर्स होते हैं उनको प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उसके बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं थ्रू एडवर्टाइजमेंट और डिफरेंट मार्केटिंग टेक्निक्स। उसके बाद है हमारे पास फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। तो फाइनेंस और अकाउंटिंग वालों का काम है कि वो डील करते हैं इनवॉइसेस। अब जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन सेल कर रही है प्रोडक्ट, एक सेलमैन जो लेकर आता है ऑर्डर कस्टमर से, तो जब उसको सामान भेजा जाता है तो सामान के साथ साथ उसे इनवॉइस भेजी जाती है। तो इनवॉइस बनाना किसका काम है? उस सेल के लिए इनवॉइस बनाना जो काम है, जो कि बिल होता है उसका बिल बनाना, उसकी इनवॉइस बनाना फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों का काम है। तो इनवॉइस बनाना, या अगर किसी सप्लायर से हमने सामान खरीदा है उसे इनवॉइस रिसीव करना, ये किसका काम है? हमारे फाइनेंस और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का काम है। और जितनी भी पैसा आएगा ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, कैश रिसीव करना कस्टमर से और भी जहाँ से भी कैश आ रहा है वो फाइनेंस में आए, फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको डील करेगा। और जितनी पेमेंट्स करनी है, चाहे वो एम्प्लॉयज को करनी है, सप्लायर्स को करनी है, या किसी और को पेमेंट करनी है, तो वो पेमेंट कहाँ से होगी? वो फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले करेंगे। उसके बाद है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स, जिसको हम HR भी कहते हैं।
तो एचआर वालों का काम है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को जो वर्क फोर्स चाहिए ना काम करने के लिए, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को वर्क फोर्स हायर करके देते हैं, यानी जितने लोग चाहिए, जिस स्किल के लोग चाहिए, इनका काम है उन लोगों को हायर करना, उन लोगों को ट्रेनिंग देना, ठीक है, और उनकी जनरल वेलफेयर, यानी कि रिस्पॉन्सिबल, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हायरिंग एंड फायरिंग ऑफ स्टाफ, और ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, एंड फॉर जनरल वेलफेयर ऑफ स्टाफ। उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। अब ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बेसिकली एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की। आपको ऑर्गेनाइजेशन के एक समरी है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की, जो कि आपको ग्राफिकली बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट फंक्शंस या डिपार्टमेंट्स हैं उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। अब organization charts are a simplified way of demonstrating formal relationships, communication flows and reporting channels within an organization. Organization chart क्या करता है? वो एक simplified way है, demonstrate करता है formal relationship के बारे में, आपको बताता है ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी कौन है, ठीक है, किसको किसके ऊपर अथॉरिटी, यानी कि पोजीशंस आपस में जो है उनका क्या रिलेशन है, किस पोजीशन, कौन सी पोजीशन किसके ऊपर है, कौन किसको डील, कौन किसको किसके ऊपर अथॉरिटी है। उसके बाद कम्युनिकेशन फ्लोस के बारे में आपको बताता है कि कौन, अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे को कोई क्वेश्चन है, कोई कंसर्न है, तो वो किसके साथ कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। ये जो सॉलिड लाइंस, रेड लाइंस लगी हुई है, ये आपको फॉर्मल रिलेशनशिप के बारे में बता रही हैं। जैसे कि सबसे टॉप पे हम देख रहे हैं कि अथॉरिटी कौन है, सबसे टॉप पे हमारे पास सीनियर मैनेजमेंट है, उनके अंडर ये पूरी कंपनी को ओवरव्यू करें, ठीक है। अब इनके अंडर आप देख रहे हैं कि सारे डिपार्टमेंट्स इनके अंडर आ रहे हैं। अब इसी तरह सिमिलरली हमारे पास ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, इन डिपार्टमेंट्स में हमारे पास डायरेक्टर्स होंगे, ठीक है। हर डिपार्टमेंट का अलग डायरेक्टर होगा, और उस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी अथॉरिटी अपने डिपार्टमेंट पे है। और उसके हर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के अंडर एक टीम होगी, जैसे कि परचेजिंग डायरेक्टर है, उसके अंदर कुछ मैनेजर्स होंगे, ठीक है। तो वो मैनेजर्स किसके साथ कम्युनिकेट करेंगे? जो आपको लाइंस ड्रॉ हुई हैं ना, तो लाइंस क्या बता रही हैं? आपको फॉर्मल रिलेशनशिप के बारे में भी बता रही हैं, अथॉरिटी के बारे में भी बता रही हैं, आपको कम्युनिकेशन के फ्लो के बारे में भी बता रही हैं कि कौन किसके साथ कम्युनिकेट करेगा। जैसे अभी किसी एम्प्लॉय को, लो लेवल एम्प्लॉय को, जैसे परचेजिंग डिपार्टमेंट में किसी एम्प्लॉय को अगर किसी भी कोई कंसर्न है, तो वो उसको लेके जाएगा परचेजिंग के डायरेक्टर के पास, ठीक है, और परचेजिंग का डायरेक्टर फिर उसको ऊपर कम्युनिकेट करेगा सीनियर मैनेजमेंट को, ठीक है। यानी कि ये कम्युनिकेशन फ्लो के बारे में भी आपको बता रही है। और साथ रिपोर्टिंग चैनल्स, यानी कि कौन किसको आंसरेबल है, ठीक है, हु विल रिपोर्ट हुम, यानी कि अभी परचेजिंग का जो डायरेक्टर है उसको कौन आंसरेबल है, उसको जो उसके अंडर लोग काम कर रहे हैं वो परचेजिंग के डायरेक्टर को आंसरेबल है। और ये जितने भी हमारे पास डिपार्टमेंट के डायरेक्टर्स हैं, ये सब किसको आंसरेबल है? ये सब रिपोर्ट करेंगे जो सीनियर मैनेजमेंट है उनको। तो अब अगर हम एडवांटेजेस की बात करें ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के, तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जैसे मैंने आपको बताया कि एक समरी प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर की। उसके बाद अलाउ मोर एफिशिएंट कम्युनिकेशन, ठीक है, कि जब एम्प्लॉयज़ को पता होगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने अगर कोई कंसर्न है, कोई क्वेश्चन है, तो उसको किसके पास लेके जाने, यानी जब वो राइट बंदे के पास लेके जाएंगे, राइट बंदे को चीज़ कम्युनिकेट करेंगे, तो वो उनका मसला ज़्यादा जल्दी हल होगा। तो ये क्या है? अलाउ करता है मोर एफिशिएंट कम्युनिकेशन, जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा अच्छी होगी कम्युनिकेशन। उसके बाद इम्प्रूव्स एम्प्लॉयज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर रोल, एम्प्लॉयज़ को उनका रोल ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो आपको रोल्स और पोजीशंस के बारे में भी बताता है, ठीक है, कि किसका, एक चार्ट के थ्रू आप देख सकते हैं, आपके पास में सारी इंफॉर्मेशन होती है कि किसका क्या रोल है, किसकी क्या पोजीशन है, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग, खासकर जो नए एम्प्लॉयज़ आते हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के थ्रू पता चलता है कि यार ऑर्गेनाइजेशन में उनकी क्या पोजीशन है, उनका क्या रोल है, ठीक है, उन्होंने किसके साथ कम्युनिकेट करने हैं, वो देख के ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बारे में उनको पता चलता है। और लास्ट क्या है हमारे पास? इंडिकेट अथॉरिटी विद इन अ बिजनेस, ये अथॉरिटी को भी इंडिकेट करता है। उसके बाद है हमारे पास फंक्शंस ऑफ एन ऑफिस, कि एक ऑफिस का क्या फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि बेसिकली एक हेड ऑफिस है ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसका ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल है। तो एक ऑफिस का वैसे तो एक बड़ा ब्रॉडर रोल है। तो ऑफिस को कहा जाता है कि ऑफिस इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ सेंटर, ठीक है, ये वर्ड यूज किया गया है कि इज अ सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ऑफिस को सेंटर कहा जाता है इंफॉर्मेशन के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए।
यानी कि इंफॉर्मेशन सेंटर की अगर हम इसको आगे बात करें इस पे, तो इंफॉर्मेशन सेंटर यानी कि जितनी भी इन ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन आएगी ना, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन का काम है, जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी वो कहाँ पे आएगी, ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में आएगी, चाहे वो एक्सटर्नल हो या वो इंटरनल सोर्सेज से आ रही हो। ठीक है, यानी कि अगर कोई बाहर का बंदा कम्युनिकेट करेगा तो वो आपको कहाँ पे कॉल करेगा, वो कॉल करेगा या मेल करेगा ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में, हेड ऑफिस में वो कॉल आएगी या वो मेल आएगी उसकी। यानी कि डेटा को रिसीव करना इंटरनल सोर्सेज से, एक्सटर्नल सोर्सेज से, उसके बाद उसको स्टोर करना। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा उसमें उसको स्टोर करना, उसके बाद उसको प्रोसेस करना। फॉर एग्जांपल अगर कोई कस्टमर ऑर्डर करता है टेलीफोन करके, ठीक है, तो वो रिसीव की जाएगी ऑफिस में, उसके बाद उसको स्टोर किया जाएगा, उस डेटा को उसे प्रोसेस किया जाएगा, उस डेटा को उससे इंफॉर्मेशन को डेटा को प्रोसेस करके फॉर एग्जांपल इनवॉइस बनाई जाएगी उससे, उसके बाद उसको शेयर किया जाएगा और डिफरेंट जो डेटाज हैं उसको यूज़ करके रिपोर्ट्स बनाई जाएंगी। तो ये सारी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन का सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन है। उसके बाद अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजुअली मीन्स कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ पर्सनल इन्वॉल्व्ड इन द बिजनेस। यानी कि पर्सनल कहते हैं एम्प्लॉयज को, तो एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं कि जो आपके एम्प्लॉयज है ना उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, यूजुअली जो है वो उसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स क्या है हमारे पास, मॉनिटरिंग ऑफ एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस ऑन बिहेवियर, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, उनके बिहेवियर को मॉनिटर करना। उसके बाद है इन्फोर्समेंट ऑफ बिजनेसेस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो पॉलिसीज बनाई है, प्रोसीजर्स बनाए, वो कहाँ से इन्फोर्स किए जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन के हेड ऑफिस से। उसके बाद अरेंजिंग स्टाफ ट्रेनिंग, स्टाफ की ट्रेनिंग अरेंज करना। उसके बाद मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ क्रेडिट लिमिट्स टू कस्टमर, यानी कि मॉनिटर करना कि किस कस्टमर को कितना क्रेडिट दे दिया गया है, क्या उनकी क्रेडिट लिमिट एक्सीड तो नहीं हो गई। तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन के काम किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के हेड ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है नॉर्मली। उसके बाद कम्युनिकेशन, द ऑफिस फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड विद एक्सटर्नल पार्टीज। ठीक है, तो वो कम्युनिकेशन को भी फैसिलिटेट करते हैं, ऑफिस के थ्रू ही कम्युनिकेशन होता है, चाहे वो इंटरनल कम्युनिकेशन हो डिपार्टमेंट्स के साथ हो रहा, ऑर्गेनाइजेशन के, या किसी बाहर की पार्टी के साथ हो रहा हो, थ्रू ईमेल, फोन कॉल्स और मीटिंग। ठीक है, तो ईमेल आएगी ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में, फोन कॉल्स आएंगी, उसे रिसीव किया जाएगा, उन्हें मैनेज किया जाएगा, फोन कॉल्स को, मीटिंग्स को अरेंज किया जाएगा। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस की हैं। उसके बाद हमारे पास सेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन क्या, सेंट्रलाइजेशन बेसिकली कहा जाता है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो उसका जो टॉप लेवल पे लोग बैठे हुए हैं ना, टॉप लेवल के लोगों के पास ही सारी पावर और अथॉरिटी होती है सेंट्रलाइजेशन में। और वो जो भी प्लानिंग करते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं, वो जो नीचे बैठे हुए लोग हैं ना उनको सिर्फ उस चीज़ को फॉलो करना होता है। ठीक है, यानी कि सेंट्रलाइजेशन में जो टॉप मैनेजमेंट होती है सब कुछ वही कर रही होती है, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, सारा कंट्रोल उनके पास होता है, अथॉरिटी उनके पास होती है, और नीचे वाले लोग सिर्फ उनकी जो जो भी वो उन्हें बताते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जिस तरीके से भी उन्हें डायरेक्ट करते हैं, उनका काम है उसको फॉलो करना। ठीक है, उनका अपना कोई इनपुट नहीं होता डिसीजन मेकिंग में या प्लानिंग करने में, उनका काम है सिर्फ फॉलो करना। तो अगर हम अभी स्टार्ट करें पढ़ना, तो द एग्रीगेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू बी परफॉर्म्ड एट अ सिंगल सेंट्रल लोकेशन। यानी कि जो हमने ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस के बारे में बात की थी ना, जैसे कि फंक्शंस कौन से जो कॉमन फंक्शंस है, वो परचेजिंग। ठीक है, यानी कि परचेज, अकाउंटिंग, एचआर, आईटी, ये फंक्शंस जो है ये एक ही सेंट्रल लोकेशन जो कि ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस है ना, वहीं से ही परफॉर्म किए जाएंगे। ठीक है, यानी कि जहाँ पे सीनियर मैनेजमेंट होगी ऑर्गेनाइजेशन के हेड ऑफिस में, जो हमारे पास सीनियर लेवल के लोग बैठे होते हैं, वही थ्रू आउट की ऑर्गेनाइजेशन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, वही सारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, ठीक है, जो बाकी कंपनी है जिसकी एक डिवीजन कराची में है, ठीक है, एक उसकी डिवीजन जो है वो फॉर एग्जांपल लाहौर में है,
एक उसकी डिवीजन इस्लामाबाद में है। तो जो हेड ऑफिस में बैठे लोग हैं ना, वही सारी डिविजन्स को परचेजिंग भी करके देंगे, वही उनका अकाउंट्स के जितने भी रिलेटेड मैटर्स हैं वहीं पे हेड ऑफिस से ही किए जाएंगे, ठीक है सारे। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स का जो फंक्शन है वो भी हेड ऑफिस ही परफॉर्म किया जाएगा, यानी कि वही उनको स्टाफ को हायर करके देंगे, स्टाफ को ट्रेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हेड ऑफिस की होगी, यानी कि सारा काम जो है आपका हेड ऑफिस में ही होगा। पॉलिसीज हेड ऑफिस में बनेंगी, प्रोसीजर्स हेड ऑफिस में बनेंगे, जितनी भी डिसीजन मेकिंग हो रही है वो सारी कहाँ पे होगी, आपके हेड ऑफिस में होगी। हम ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, हम इसको ऐसे स्ट्रक्चर को सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर कहते हैं। तो अब अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, तो एडवांटेजेस में हमारे पास सबसे पहले है डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज आर अवॉइडेड, सो कॉस्ट्स आर लोअर, यानी कि एक्टिविटीज की डुप्लीकेशन नहीं होती। यानी कि एक ही जगह पे आपकी, ऐसा नहीं होता कि कराची वाले जो हैं वो अलग से परचेजिंग कर रहे हैं, वो अलग से अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ठीक है, वो अकाउंट्स का वो भी काम कर रहे हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट का काम जो है वो लाहौर में भी हो रहा है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम इस्लामाबाद में भी हो रहा है, एचआर का काम भी अलग अलग जगहों पे हो रहा है। तो डुप्लीकेशन नहीं होती एक्टिविटीज की, एक ही यानी कि हेड ऑफिस जो है, हेड ऑफिस ही सब कुछ करके देता है आपको, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको कम लोगों को, कम टीम्स को हायर, यानी कि आपके पास यहाँ पे अलग टीम हो, यहाँ पे अलग टीम हो, यहाँ पे अलग टीम हो, तो क्या होगा, आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। इसे रादर देन कि आप एक ही हेड ऑफिस में टीम अपने पास रखेंगे, ठीक है, कुछ स्पेशलिस्ट लोगों को रखेंगे जो कि आपको एक ही जगह से पूरी ऑर्गेनाइजेशन में वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो उससे क्या होगा, एक तो डुप्लीकेशन नहीं होती और आपकी कॉस्ट बच जाती है। उसके बाद कंसिस्टेंसी इन प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट्स, कंसिस्टेंसी आती है प्रोसेसेस में और प्रोसीजर्स में, यानी कि आपके पास क्या होता है कि जब हेड ऑफिस में सब कुछ हो रहा होता है ना, तो आपके पास जो हेड ऑफिस वाले प्रोसीजर्स बनाते हैं ना, वही पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही जगह से प्रोसीजर्स बनाए जा रहे हैं और वही सब फॉलो करें, तो क्या होगा कि कंसिस्टेंसी आएगी, ठीक है, आपके प्रोसीजर्स में एक ही तरह से काम किएगा, सब एक ही चीज़ को फॉलो करें, तो क्या होगा, कंसिस्टेंसी आएगी आपके प्रोसेसेस में और प्रोसीजर्स में। उसके बाद स्पेशलिस्ट स्टाफ, स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट स्टाफ आर मोर लाइकली टू बी एम्प्लॉयड, यानी कि जो स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट स्टाफ है उनको आप एम्प्लॉय करेंगे, क्यों, क्योंकि आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सर्विसेज देनी है आपने, ठीक है, एक ही जगह से ऑपरेट करें तो आप ज़्यादा स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट लोग अपने पास आप एम्प्लॉय करेंगे, रादर देन कि आप अलग अलग हर जगह पे टीम रखें अपने पास। उसके बाद मोर इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड कॉस्ट, यानी कि ये आपको ज़्यादा, आपको कम खर्चे में ये चीज़ पड़ जाती है, आपका स्पेस का खर्चा भी बच जाता है, आपको अलग अलग जगह पे ऑफिसेज नहीं बनाने पड़ते, स्पेस, और उसके बाद कॉस्ट भी आपकी बच जाती है, आपको हर जगह पे अलग अलग मैनेजर्स ज़्यादा नहीं हायर करने पड़ते आपको, ठीक है, हेड ऑफिस से ही काम हो रहा होता है ज़्यादा। उसके बाद डिसीजंस आर मेड एट वन पॉइंट, सो आर इजियर टू कोऑर्डिनेट, यानी कि एक ही पॉइंट से हेड ऑफिस से डिसीजन लिए जा रहे होते हैं, तो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है। उसके बाद हमारे पास सेंट्रलाइजेशन का ऑपोजिट डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन में स्ट्रक्चर वेयर फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन में बी परफॉर्म्ड एट मल्टीपल लोकेशंस, ठीक है, यानी कि जिन फंक्शंस की हमने ऊपर बात की वो फंक्शंस डिफरेंट, एक सेंट्रल लोकेशन की बजाय मल्टीपल लोकेशन से परफॉर्म की जाती है। यानी कि फॉर एग्जांपल, नॉर्मली ये मल्टीनेशनल कंपनीज में होता है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है जिसकी एक डिवीजन जो है वो यूएसए में है, ठीक है, एक डिवीजन उसकी पाकिस्तान में है, एक डिवीजन उसकी कनाडा में है। तो अब हेड ऑफिस वालों के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, कि वो किसी एक कंट्री में बैठ के आप डिफरेंट कंट्रीज को एडमिनिस्टर कर सको, आप डिफरेंट कंपनीज को आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हेड ऑफिस वाले बैठे हैं तो वो डिफरेंट कंट्रीज में परचेजिंग फंक्शन परफॉर्म करना, डिफरेंट कंट्रीज का एचआर यानी कि लोगों को हायर करना, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इनके लिए। इसीलिए क्या करते हैं, पावर और अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया जाता है टू जूनियर मैनेजमेंट, यानी कि आपके पास जो नीचे कंट्रीज में आपके पास जो मैनेजमेंट होगी ना, आप उनको पावर और अथॉरिटी दे देंगे, उनको आप कहेंगे कि यार आप लोग उधर के हिसाब से ही फैसले करो, ठीक है, लोकल सिचुएशंस के हिसाब से फैसले करो, यानी कि आप उधर से ही परचेजिंग करो, वहीं के आप लोगों को देख के हायर करो, वहीं से आप मार्केटिंग करो, सेल्स भी वहीं पे करो, ठीक है, सेल्स और मार्केटिंग का काम भी आप वहीं से करो। यानी कि पावर और अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया जाता है, उन्हें थोड़ा सा एक लेवल तक अथॉरिटी दे दी जाती है कि यार आप ये काम जो है वो वहीं से परफॉर्म करो। क्योंकि हेड ऑफिस के लिए मुश्किल होता है, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस होते हैं, तो इसलिए उनके लिए किसी और कंट्री में बैठ के डिफरेंट कंट्रीज के
ऑफिसेस, उधर से एक हेड ऑफिस से चलाना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वो काम। इस वजह से वो क्या करते हैं, अथॉरिटी को डेलीगेट कर देते हैं, तो आपके जो फंक्शंस हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो मल्टीपल लोकेशन से परफॉर्म होते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि एक डिसेंट्रलाइज्ड फंक्शन है, यानी कि इसमें पावर और अथॉरिटी क्या है, डेलीगेट कर दी गई है। जूनियर मैनेजमेंट को भी अभी थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग का और प्लानिंग के एक रोल दे दिए गया है कि वो लोग एक लेवल तक खुद भी कर सकते हैं। अब इसकी एडवांटेजेस क्या है कि इट रिड्यूसेस प्रेशर ऑन टॉप मैनेजमेंट, यानी कि जो टॉप मैनेजमेंट है उनके अब हर छोटे मोटे मामलों में उनको नहीं पड़ना पड़ता। इस वजह से वो क्या करते हैं, वो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर सकते हैं आप, यानी कि वो अब जो नॉर्मल ऑपरेशनल लेवल के काम है वो जो नीचे वाले मैनेजर्स हैं वो खुद हैंडल कर लेते हैं। तो इसीलिए उनका प्रेशर जो है वो अब उन पे कम हो जाता है, टॉप मैनेजमेंट पे थोड़ा सा प्रेशर रिड्यूस होता है, क्योंकि वो अपनी पावर और अथॉरिटी थोड़ी सी क्या करते हैं, डेलीगेट कर देते हैं, नीचे काम को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो उन पे से प्रेशर कम हो जाता है। डिसीजन मेकिंग फास्टर होते हैं, यानी कि अभी जो नीचे पाकिस्तान में बैठे हुए लोग हैं उनको हर चीज़ को अप्रूवल लेने के लिए बार बार हेड ऑफिस नहीं भेजना पड़ता, ठीक है, तो ये टाइम सेव हो जाता है। तो इससे क्या होती है कि डिसीजन मेकिंग फास्टर होती है, जल्दी आप डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद डिसीजंस आर मेड बाय पीपल विद नॉलेज ऑफ लोकल सिचुएशंस, यानी कि जो लोकल इन्वायरमेंट को जानने वाले लोग हैं जो कि उसी इन्वायरमेंट में है, वो लोग जब फैसले करते हैं तो वो सिचुएशन को देखते हुए, ठीक है, उसको देखते हुए फैसला करते हैं, यानी कि वो टेक इनटू अकाउंट करते हैं जो कि उनका लोकल सिचुएशन है, उसको देखते हुए वो डिसीजंस लेते हैं। तो ये नॉर्मली ज़्यादा अच्छे डिसीजंस होते हैं, रादर देन कि कोई किसी और कंट्री में बैठा हुआ बंदा जो है वो किसी और कंट्री के लोकल मामलात को इतने बेहतर तरीके से नहीं जानता जितना वहाँ पे ही काम करने वाला बंदा जानता है। के बाद लोकल स्टाफ हैव हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी विच में इम्प्रूव मोटिवेशन, यानी कि लोकल स्टाफ को जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, अथॉरिटी देते हैं, तो क्या उनकी मोटिवेट करती है ये चीज़ उनको, और इससे स्टाफ डेवलपमेंट भी होती है, यानी कि आपके पास जो नीचे जूनियर मैनेजमेंट है उनकी एक ट्रेनिंग भी हो रही होती है एक तरीके से सीनियर मैनेजमेंट के रोल के लिए, ठीक है, तो ये मोटिवेशन भी करता है, मोटिवेट भी करता है उनको, और उनकी एक ट्रेनिंग भी हो रही होती है एक तरीके से, स्टाफ डेवलपमेंट भी होती है ये। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिसी मैनुअल। अब पॉलिसी मैनुअल क्या है, पॉलिसी मैनुअल एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो कि आउटलाइन करता है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आपकी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स लिखे होते हैं, ठीक है, आपकी कंपनी के जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस हैं उनकी, वो सारा उनको आउटलाइन करता है ये डॉक्यूमेंट। तो उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, इसको हम पॉलिसी मैनुअल कहते हैं, ठीक है। अब पॉलिसी की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो पॉलिसी क्या है, पॉलिसी इज अ गाइड टू बी फॉलोड इन अ गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, यानी कि ये एक गाइड है जो कि आपने गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांस में फॉलो करनी है, ठीक है। ये एक पॉलिसी है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन की फॉर एग्जांपल पॉलिसी है कि यार हमारे पास जो नया कस्टमर आएगा तो हम उसको क्रेडिट नहीं देंगे, ठीक है, नए कस्टमर्स को आप क्रेडिट नहीं देते, एक टाइम के बाद जब कस्टमर चलता है उसको तब आप क्रेडिट देते हैं। यानी कि यहाँ पे जो एग्जांपल लिखी है उसको हम देखें तो वेकेशन पॉलिसी, जैसे कि एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको कितनी छुट्टियां अलाउड है, महीने की या साल की, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास प्रोसीजर। तो प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर कंप्लीटिंग अ स्पेसिफिक एक्टिविटी, ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं जो कि आपने एक स्पेसिफिक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए जो आप स्टेप्स को फॉलो कर रहे होते हैं ना, यानी कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ठीक है, उस काम को पूरा करने के लिए, तो इन स्टेप्स को फॉलो करना ये क्या कहलाता है, ये प्रोसीजर कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोसीजर्स फॉर हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेन, यानी कि जब आपको किसी कस्टमर की कंप्लेन रिसीव होती है तो आपके पास एक प्रोसीजर होता है कि आपने क्या क्या किस तरीके से इसको हैंडल करना है। जैसे कि अगर मैं आपको इसी वेकेशन पॉलिसी की एग्जांपल के साथ हम बात करें तो आपके पास वेकेशन पॉलिसी होगी कि यार आप साल में इतनी छुट्टियां कर सकते हो, लेकिन इसके साथ आपके पास एक प्रोसीजर भी होगा आपके पास कि आपने पहले क्या करना है, आपने फॉर्मली रिक्वेस्ट करना है डिटेल के साथ, ठीक है, और छुट्टियां लेने के लिए। उसके बाद आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट साथ देना है वो डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड करना है। अगर आपसे फॉर एग्जांपल किसी सिक लीव ले रहे हो, अगर आप सिक लीव नहीं ले रहे तो आपने क्या करना है, फॉर्मल रिक्वेस्ट करनी है, उसके बाद आपने अप्रूवल लेनी है और अप्रूवल के बाद फिर आपको छुट्टी मिलेगी। तो एक पूरा प्रोसीजर होता है, ठीक है, तो इसको प्रोसीजर कहते हैं, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को। उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, बेस्ट प्रैक्टिसेस अ पॉलिसी और प्रोसीजर एक्सेप्टेड एज बीइंग कॉन्स्टेंटली मोर इफेक्टिव, यानी वो पॉलिसी और प्रोसीजर जिसको हम मोस्ट इफेक्टिवली, जो कि कॉन्स्टेंटली मोस्ट इफेक्टिव होती है, उसको हम क्या कहते हैं कि ये बेस्ट प्रैक्टिस है।
But to ensure consistency, efficiency, and control, organization have policy procedures that guide how decisions are made and how work is carried out। ठीक है, तो आपके पास पॉलिसीज और प्रोसीजर्स होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि यार आपने कैसे डिसीजन लेना है, किसी सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना है और काम को कैसे कैरी आउट करना है। यानी कि आपके पास प्रोसीजर्स होते हैं पहले से ही। ठीक है, यानी कि आपने इस काम को ऐसे करना है, इस काम को आपने ऐसे करना है, इस काम को आपने ऐसे करना है। तो इससे आपको क्या बेनिफिट होता है कि इससे कंसिस्टेंसी क्रिएट होती है। ठीक है, कंसिस्टेंसी आती है आपके कामों में, यानी कि आपके काम ऐसा नहीं कि आपने पहली दफा उस काम को अलग तरीके से किया था, दूसरी दफा अलग तरीके से होगा। यानी कि कंसिस्टेंसी आती है, आप काम को एक ही तरीके से परफॉर्म करेंगे। एफिशिएंसी आती है क्योंकि आप बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे होते हैं, आपने पहले से अच्छी जो प्रोसीजर्स, जो बेस्ट वे है काम को करने का, आप उस वे में काम कर रहे हैं। और कंट्रोल होता है इससे। ठीक है, तो ये पॉलिसी मैनुअल था। उसके बाद है हमारे पास कंट्रोल ओवर ट्रांजैक्शंस। तो कंट्रोल ओवर ट्रांजैक्शंस बेसिकली, अब ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बात करें, कॉमन ट्रांजैक्शन कौन सी होती है? सेल होती है, परचेज। ठीक है, ये दो जो तकरीबन मोस्ट कॉमन है तकरीबन हर ऑर्गेनाइजेशन में, लाजमी ये दो चीजें होती हैं, सेल होती है, परचेज। ठीक है, सेल ट्रांजैक्शन होती है, परचेज ट्रांजैक्शन होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल लगाती है, ठीक है, ट्रांजैक्शन के ऊपर। अब वो कंट्रोल क्यों लगाती है? वो कंट्रोल इसलिए लगाती है ताकि फॉर एग्जांपल जैसे कि अब एक सेल ट्रांजैक्शन में आपका सेल मैन जो है वो एक कस्टमर को सेल करता है, एक नए कस्टमर को वो सेल करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा? आपने एक सिस्टम ऑफ ऑथोराइजेशन लगाया हुआ है। ठीक है, आपने क्या किया हुआ? एक सिस्टम ऑफ ऑथोराइजेशन लगाया हुआ है कि यार जब भी आप किसी नए कस्टमर को सेल करोगे ना, तो आप उस सेल करने से पहले क्या करोगे? अथॉरिटी लोगे, सॉरी। अथॉरिटी क्यों? क्योंकि आप अगर सेलमैन इन एक्सपीरियंस होता है तो वो अगर क्रेडिट पे किसी नए कस्टमर को बगैर छानबीन के दे देगा सामान, तो उसे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन का लॉस होगा, वो आपको बाद में पैसे नहीं देगा, तो ऑर्गेनाइजेशन का लॉस हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऑथराइजेशन का सिस्टम लगाया होता है कंट्रोल करने के लिए ट्रांजैक्शंस को, ताकि कोई खराबी ना पैदा हो ट्रांजैक्शन, कोई इनएक्सपीरियंस बंदा कोई गलत ट्रांजैक्शन ना कर दे। उसके बाद ऑथराइजेशन फॉर परचेज एक और इसकी एग्जांपल है, यानी कि ऑथराइजेशन फॉर परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के जो लॉन्ग टर्म चलने वाले एसेट्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली 1 साल से ज़्यादा चलेंगे। जैसे कि कोई परचेज, अगर हम बिल्डिंग परचेज करते हैं, कोई गाड़ी परचेज करते हैं, ठीक है, तो आपको उससे पहले अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, आपको किसी सीनियर मैनेजमेंट से सिग्नेचर करवाना पड़ेगा, उसको अप्रूव करना पड़ेगा, ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी, ताकि कोई जूनियर मैन लेवल का जो बंदा है वो कोई गलत ट्रांजैक्शन ना कर दे। इस वजह से हम क्या करते हैं? एक सिस्टम ऑफ ऑथराइजेशन हमने लगाया होता है कंट्रोल करने के लिए ट्रांजैक्शंस को। उसके बाद रेगुलर रूटीन ट्रांजैक्शन दैट फॉलो एंड established procedures are less likely to require additional authorization। यानी कि जो रेगुलर रूटीन ट्रांजैक्शंस होती हैं उनकी हमने बात की थी कि ऑलरेडी आपके पास प्रोसीजर्स और पॉलिसीज होती हैं, तो उनको ऑथराइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। जो नॉर्मल अनयूजुअल ट्रांजैक्शन होती है ना, जो कि कभी कभी होती हैं, तो उसके लिए आपको एडिशनल ऑथराइजेशन लेनी पड़ती है। ठीक है, ताकि आप कंट्रोल कर सके ट्रांजैक्शन को। तो हमारा ऑलमोस्ट आई गेस 70% जो है वो चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो हम क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। चला, जो 2-3 टॉपिक्स हमारे रह गए हैं चैप्टर 1 के, वो हम नेक्स्ट क्लास में उन्हें डील करेंगे।